Big Business Ideas. दोस्तों, जिंदगी में वक्त सभी को मिलता है, लेकिन वक्त बदलने के लिए जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है। तो एक बार मिली इस जिंदगी को भरपूर तरीके से जिएं और अपने देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनाएं। और दृढ़ता से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई सवाल है तो उसके जवाब के रूप में शिल्पा भावना एक बार फिर से आ गई है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम बिग बिजनेस आइडियाज, पावर्ड बाय टॉप फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। क्या अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि आप घर से बाहर तो निकलते हैं अपने किसी काम के लिए, लेकिन आप वापस लौटते हैं अल्टीमेटली किसी और की मदद करके? अगर हाँ, तो क्यों ना इस समाज सेवा को ही अपना काम बना लिया जाए। और अगर वाकई आप इस समाज सेवा को, इस समाज कल्याण को अपना काम बनाना चाहते हैं, तो कैसे इसे एक लीगल लॉफुल तरीके से किया जा सकता है, ये बताने के लिए हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिजनेस ऑथर, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्लीज हैव अ सीट। तो सर, आज हम लोग बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कि खुद आगे बढ़कर समाज कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसे लोग, अगर लीगली तरीके से बात किया जाए, तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यानी एनजीओ के माध्यम से समाज कल्याण का काम कर सकते हैं। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो एनजीओज होती हैं, समाज के लिए इनकी उपयोगिता क्या होती है, या क्या महत्ता, क्या इंपॉर्टेंस रहती है? इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। गवर्नमेंट जो होती है किसी भी कंट्री की, वो सॉवरेन फंक्शन करती है, मतलब वो हर व्यक्ति का ध्यान रखती है। तो यदि कोई और संस्थाएं ये काम करें तो उनको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसको हिंदी में भी देखें तो इसका नाम होता है स्वयं सेवी संस्थाएं। मतलब हम खुद सेवा करने के उद्देश्य से जो संस्था बनाते हैं उसको स्वयं सेवी संस्थाएं बोलते हैं जी। कोई भी देश या समाज या सभ्यता इन एनजीओ या स्वयं सेवी संस्थाओं के बगैर नहीं चल सकती सुचारू रूप से। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति अपनी एनजीओ शुरू करना चाहे तो कैसे इन एनजीओ को बनाया जा सकता है? इसको बनाने के 3 तरीके हैं बेसिकली हमारे देश में। जी। पहला ट्रस्ट हो गया तरीका, दूसरा सोसाइटी हो गई, तीसरी होती है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका होता है ट्रस्ट बनाना। हमारा एक 1882 का ट्रस्ट एक्ट है, उसके मुताबिक ट्रस्ट डीड के रूप में, एक ट्रस्ट के रूप में आप एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ओके। और ये डिपेंड करता है कि किस स्टेट में आप करा रहे हैं, तो उस स्टेट के मुताबिक आपको जो इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जैसे कि आप दिल्ली में अगर कराना चाहते हैं तो दिल्ली में क्योंकि ट्रस्ट एक्ट नोटिफाइड नहीं है, तो आपको एक डॉक्यूमेंट के रूप में अपनी ट्रस्ट डीड, रजिस्ट्रार जो होता है हमारा डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करने वाला, उसके यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ओके। मुंबई में करते हैं तो चैरिटी कमिश्नर बैठता है, उसके यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। किसी और स्टेट में अगर हम करते हैं तो ट्रस्ट का रजिस्ट्रार बैठता है, उसके पास आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ओके। लेकिन अगर आप इसको सोसाइटी के रूप में बनाना चाहते हैं तो सोसाइटी के रूप में हमारा सोसाइटी एक्ट है 1860 का, उसमें ये रजिस्ट्रेशन होता है और इसका रजिस्ट्रार भी हर स्टेट में होता है। लेकिन अगर आप दिल्ली में रजिस्टर्ड करा रहे हैं और आप पूरे इंडिया के लिए रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, तो अगर उसमें 8 स्टेट के लोग ले लें आप, तो आप दिल्ली में बैठे हुए दिल्ली के रजिस्ट्रार के यहाँ भी ऑल इंडिया स्टेटस की सोसाइटी बना सकते हैं। ओके। तीसरी होती है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, जी, जो कि नए कंपनी एक्ट के मुताबिक सेक्शन 8 में बनती है। ओके। वो बिल्कुल कंपनी की तरह फॉर्मेशन है, उसका फॉर्मेशन थोड़ा टफ है, उसका रजिस्ट्रेशन भी थोड़ा टफ है और कंप्लायंस भी ज्यादा है। जी। सबसे आसान ट्रस्ट का है। जी। उसके बाद सोसाइटी है। सोसाइटी में आपको पूरा मेमोरेंडम आर्टिकल बनाना पड़ता है, जिसके की मॉडल दिए हुए हैं रजिस्ट्रार ने, उसके मुताबिक बनाना पड़ता है। ट्रस्ट डीड आप अपने मुताबिक बना सकते हैं, लेकिन विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द लॉ। जब आप इन तीनों के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, उसके बाद आपको इनकम टैक्स के पास जाना पड़ता है, उसका चैरिटेबल स्टेटस कराना पड़ता है। ओके। जिससे कि उसकी होने वाली इनकम को टैक्स ना लगे। अच्छा, क्योंकि आप इसे चैरिटी के लिए इस्तेमाल। यदि आपने ऐसी एनजीओ बना ली और आपने इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वो सेक्शन 12AA में होता है जी। तो अगर आपने कोई कमाई हुई आपकी, मान लीजिए कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और आपको कुछ पैसा मिल भी रहा है जी, और उसमें कुछ बचत हुई, तो टैक्स लग जाएगा। लेकिन यदि आप
इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें आपको टैक्सेशन नहीं लगता। और उससे फायदा ये हुआ कि टैक्स नहीं लगा तो जो अमाउंट बचा है उसको आप समाज के एक दूसरे कल्याण के काम में भी बिल्कुल इस्तेमाल लगा कर सकते हैं। उसमें इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि आपकी जो भी कमाई होती है उसका 85% आपको अपने ऑब्जेक्ट में लगाना पड़ता है उसी साल में। नहीं लगाते तो उसको आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आप, उसके लिए अलग प्रोविजन है। तो ये जो 12AA है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज हमारे साथ एक ऐसी ही मेहमान आ रही हैं जिन्होंने पूरी तरह से अपने आप को समाज कल्याण के लिए जोड़ा हुआ है और हर तरीके से समाज की मदद करें। क्या क्या कर रही हैं वो जानने के लिए उन्हें बुलाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। दोस्तों, वक्त रहते समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना, इस बात को पूरी तरह से यथार्थ कर रही हैं हमारी आज की मेहमान, जो पिछले कई सालों से स्वयं की इच्छा से समाज सेवा में जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आ रही हैं प्रेसिडेंट ऑफ अभिनंदन NGO श्रीमती मनीषा भाटिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज बैठिए। मनीषा जी, आप खुद बहुत लंबे अरसे तक एक बिजनेस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी रहीं, लेकिन आज आप पूरी तरह से समाज सेवा में हैं, आपकी अपनी NGO है। कैसे शुरुआत हुई इसकी? It began in 2009 when we thought about creating a platform, एक अभिनंदन की दुनिया बनाने का सोचा। जी। और उससे पहले जो विचारधारा आई वो मुझे लगता है कि हमारे खून में थी। My father did a lot of social work after he retired from his government job. Okay. And when I got married, I saw my father-in-law doing a lot of work for the Jan Kalyan. तो वो परिवार में एक ऐसा माहौल रहा आपके लिए? It was so powerful that जैसे ही मैं खाली हुई बच्चों से और अपने घर के रूटीन से, मुझे लगा कि now it's the right time to devote your intentional good work, positive work to society, and it was time to give it back. हम लेते तो बहुत हैं समाज से, सरकार से, पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वापस कर पाते हैं। So I think I was a fortunate one to give it back. जब हम समाज सेवा की बात करते हैं तो गरीब बच्चों के लिए काम किया जाता है या कुछ लोगों की शिक्षा के लिए काम किया जाता है। आप किस वर्क क्राइटेरिया पर काम कर रहे हैं? अभिनंदन का बेसिक विचार तो एजुकेशन और वेलफेयर रहा है शुरू से जी। और जहाँ वेलफेयर की बात करते हैं फिर कोई दायरा नहीं होता है। बिल्कुल। वेलफेयर में मेडिकल हेल्प आती है, एजुकेशन के लिए स्पॉन्सरशिप आती है, किसी भी तरह का, किसी की शादी का मसला है, किसी की बीमारी का मसला है, किसी की पढ़ाई को आगे ले जाने का मसला है। सो हमने अपने काम को कभी किसी दायरे में नहीं बांधा है। जिसको भी मदद चाहिए वो आ सकते हैं आपके पास। Absolutely, doors are always open. But एजुकेशन में हमने बहुत काम किया है और इस साल 2016 was primarily we wanted to focus on our acid victims. हमने कुछ उन लोगों से बात की थी जो आप ही की NGO से जुड़े हुए हैं। जी। आपको दिखाना चाहेंगे? जी। प्लीज। पड़ोसन ऐसे आए दिन कुछ ना कुछ झगड़े करती रहती थी। फिर मैं एक दिन रास्ते में आ रही थी, कुछ मेरे ऊपर छिड़का उन्होंने। बाद में जैसे मैंने इलाज कराया, देसी प्राइवेट के तो इतने पैसे नहीं थे, छोटे बच्चे थे, घर भी चलाती थी। तो बाद में पता लगा कि इसने तेजाब छिड़कने की कोशिश करी। फिर उसके बाद मेरे पति भी चले गए, डेथ हो गई उनकी। गाँव में झगड़ा हुई थी किसी के साथ, तो मैं रास्ता में चल रही थी तो किसी ने मुझे चीख दी थी। मेरे हस्बैंड को कैंसर हुआ है और मेरे को बहुत तकलीफ में थी। फिर मनीषा मैडम ने मेरे को कि इसमें जुड़ जाओ, तुम्हें बहुत सहायता मिलेगा, हर चीज़ सब मिलेगी। मेरे को किसी ने बताया, अभिनंदन संस्था से मैं जुड़ गई। फिर वहाँ से मुझे मदद मिली, फिर मुझे नौकरी भी दिलाई उन्होंने। मुझे घबराहट सी होती थी, मैं अकेली कैसे, मतलब मैं डरती थी। तो मैडम ने बोला कोई चिंता वाली नहीं है, ऐसे नहीं, अब कुछ हो तो आगे से हमें बताना। फिर मैं संस्था में जुड़ गई। बहुत हौसला सा बढ़ा है जब से मैं संस्था से जुड़ी हूँ। मेरे घर पे पैसे उससे भेजती है गाँव पे,
और इसकी बीमार के लिए सब कुछ मदद करती है। इसके लिए डॉक्टर के पास लगती है, चेकअप वेकअप करवा के दवाई ववाई देती है। मैडम ने बहुत हिम्मत दिया, सिखाया, कोई भी हेल्प की। मैं पार्लर का घर घरों में जाके काम कर रही हूँ और बाकी बहुत हेल्प मिल रहा है इससे। मनीषा दीदी की सब भी बात अच्छी लगती है, बहुत अच्छी तारीफ करती है, बहुत प्यार देती है, बेटा कह के बुलाती है। कभी कभी मनीषा दीदी को मम्मी भी बोलती हूँ। बहुत हेल्प मिल रहा है इससे, बहुत मैं खुल के काम कर सकती हूँ, हिम्मत बढ़ रहा है। सबको मैं बताती हूँ, मेरे बहन जो भी मेरी सहेलियाँ हैं सबको, कि इसमें करना चाहिए। मतलब बहुत सुधरा है मेरा हस्बैंड, ठीक है, मेरे बच्चे भी 2 रोटी खा रहे हैं, सब सहायता मिल रही है, सब लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं और मेरे को भी हिम्मत बढ़ी है। ऐसे ही मुरझाए फूल जैसी थी, आज मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। ऐसे थोड़ा आपसे बात करने में मुझे छोया दिल को, बाकी मैं स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत काम कर सकती हूँ, मैं इसमें जुड़ती रहूँगी, सबको जुड़ाऊँगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद उनको मेरी तरफ से, मनीषा मैम को बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी आप बहुत अच्छे हो, आपने इतना मदद की, आपको कैसे शुक्रिया अदा करूं। भाभी आपने जहाँ भेजा था मैं यहाँ आई हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छा जगह में भेजा और ऐसे ही हिम्मत बढ़ाते ही रहना मेरा, मैं ऐसे ही काम करती हूँ। अरे कैसे इतनी मदद कर पाते हैं आप? कहाँ से इतना स्नेह जुटाती हैं? शिल्पा, आई डोंट नो, बस मैंने आपसे शायद शो से पहले भी एक बार जिक्र किया था कि दुख तो बहुत हैं, आपके जीवन में भी हैं, मेरे जीवन में भी हैं, सबके पास अपनी समस्याएं हैं, बट कुछ तो किस्मत के क्रिएटेड हैं, कुछ हमारे कर्म हैं, कुछ चीज़ों को का हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल। बट ये दुख तो इंसान का क्रिएटेड है, इंसान की वासना भी नहीं कह सकते आप, ये तो इंसान की इतनी गंदी सोच है कि किसी का जीवन का इतना अंत कर दो कि वो शीशे में अपनी शक्ल देखने लायक ना रहे। आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई वॉज डूइंग दिस रिसर्च। मुझे जब मैंने शुरू किया, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि लड़के भी विक्टिम्स हो सकते हैं। मुझे लगता था कि सिर्फ एक बॉलीवुडिज्म के चक्कर में कि लड़की नहीं मिली या कोई आपसी दुश्मनी के चक्कर में, इन दोनों रीजंस को छोड़ के और कोई कारण नहीं हो सकता। बट बड़ा ही घिनौना चेहरा नजर आया मुझे समाज का, और लड़के भी इसके विक्टिम्स हैं। लड़के भी विक्टिम्स हैं, बहुत बड़ी मात्रा में। आपने इन लोगों को ना सिर्फ संभाला है, ना सिर्फ इलाज करवाया, बल्कि इनको अपने पैरों पर भी खड़ा किया है। उसके लिए कैसे आप देखते हैं कि इनको कहाँ से आप काम दिलवा सकती हैं? कैसे इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं? जब हम इवेंट्स करते हैं या जब हम अपनी पब्लिसिटी करते हैं तो हम अपने बारे में बताते हैं, और हमने जैसे अभी हमारा इवेंट हुआ था जनवरी में, जिससे आप भी जुड़ी हुई थी। बिल्कुल। तो हमारे पास लोग अपने आप आए। एंड वेरी रिसेंटली आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम हॉस्पिटल इन UK, and they want to do a 15-day camp for acid victims, and they want to do 100 surgeries over them. Oh wow! This camp will cover, I think, a lot of victims, बहुत not मदद all मिल जाएगी। from our NGO, but say few of them. हमारी तरफ से बहुत सारी गुड विशेस हैं आपके लिए। Thank you so much. आपका साथ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हमेशा हम आपके साथ हैं। सर, अभी हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले NGOs को कैसे फॉर्म किया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है। NGO को बना लिया गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन जब एक NGO बन जाती है, क्या उसके बाद भी कुछ ऐसे रजिस्ट्रेशंस हैं जो करवाने बहुत ज़रूरी हैं एक NGO को? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके 3 तरीके हैं। ट्रस्ट में करा सकते हैं, सोसाइटी में करा सकते हैं और कंपनी में करा सकते हैं। जी। उन सब रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 80G का कराना पड़ता है आपको, जिससे कि जो आपको डोनेशन देता है
उसको भी इनकम टैक्स में छूट मिलती है। तो इनकम टैक्स में दोनों रजिस्ट्रेशन एक साथ भी हो सकते हैं, 12A का और 80G का। इनकम टैक्स में और भी कई रजिस्ट्रेशन होते हैं। अगर आप रिसर्च करते हैं तो उसके अलग रजिस्ट्रेशन होते हैं। यदि आपका रिसर्च में रजिस्ट्रेशन है सेक्शन 35 में, तो आपको जो डोनेशन देता है उसको 100% की छूट मिलती है। ओके, वाओ। इसी प्रकार से यदि आपको फॉरेन से कुछ फंड लेने हैं तो आपको एक अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। वो होम मिनिस्ट्री में होता है, उसको बोलते हैं FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। जी, तो इसके जरिए विदेश से भी अगर हम कुछ वित्तीय सहायता लेना चाहें तो वो मिल सकती है। बिल्कुल। पहली डोनेशन से लेने से पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जी। वो रजिस्ट्रेशन भी 2 तरीके से होता है। यदि आपकी बिल्कुल नई एनजीओ होती है तो आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता FCRA का। उस केस में जो आपको डोनेशन मिल रही होती है उसकी आप प्रायर परमिशन ले लेते हैं कि मुझे ये डोनेशन मिल रहा है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन इसके लिए मेरे को सिर्फ अलाउ कर दिया जाए कि मैं ले लूं, तो उसको हम प्रायर परमिशन बोलते हैं, वो मिल जाती है। लेकिन अगर आपकी एनजीओ पुरानी हो गई, 3 साल से ज्यादा पुरानी होगी और वो काम कर रही है लगातार वेलफेयर के, तो आप परमानेंट रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। उसके लिए बिल्कुल सिंपल, आजकल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सब कुछ हो गया है। एक बिल्कुल सिंपल फॉर्म है FC3, उसको भरना पड़ता है और आपका रजिस्ट्रेशन होता है। प्रायर परमिशन हो या परमानेंट रजिस्ट्रेशन हो, दोनों के लिए एक ही फॉर्म है आजकल। जी, तो उससे रजिस्ट्रेशन बहुत इजीली हो सकता है। आप जब लोगों से मदद लेने के लिए आगे बढ़ी, लोग आए? लोग 2 तरह से आगे आते हैं। लोग अपना डोनेशन से जुड़ते हैं और लोग अपना काम से भी जुड़ते हैं। श्रमदान भी करते हैं कई लोग। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना हाथों के पैसा भी तो लगाने के लिए हाथ चाहिए। बिना हाथों के काम करना बहुत मुश्किल है। और जो हमारा तरीका है, हम वॉलंटियर्स से काम करते हैं। स्टूडेंट्स बहुत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कॉलेजेस से, स्कूल से। जब एक एनजीओ बन जाती है तो वो जो समाज के लिए काम करना चाहती है उसके लिए पैसे की भी जरूरत होती है। वो फंड कैसे रेज किया जाए? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि आपको फंड अपने आप से शुरू करना चाहिए। कि सबसे पहला कंट्रीब्यूशन आपका अपना होना चाहिए, आपके परिवार का होना चाहिए और आपके दोस्तों का होना चाहिए। ओके। उसके बाद समाज के लोग अपने आप आपके पास आएंगे डोनेशन देने के लिए, क्योंकि उनको भी 80G में छूट मिलेगी और दूसरे सेक्शंस में छूट मिलेगी, तो वो डोनेशन देना शुरू करेंगे। दूसरी बात है कि अपने आप को बता के आप लोगों से डोनेशन ले सकते हैं। जी। तीसरा, आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जिन कॉर्पोरेट के लिए कंपल्सरीली कुछ डोनेशन देनी ही है, उनसे संपर्क कर सकते हैं। वो तभी आपको देंगे जबकि आपके डॉक्यूमेंट अच्छे होंगे, जिसमें आप प्रूव कर पाएंगे कि आपने सचमुच अच्छे काम किए हैं पिछले कुछ सालों में। और इसके अलावा आजकल कुछ इनोवेटिव तरीके भी हैं जिनसे फंड रेजिंग होती है। आज हमारे देश में आपको ताज्जुब होगा 31 लाख एनजीओ हैं। एनजीओ 80% 70% इसलिए बनती हैं कि हम गवर्नमेंट से एड लेंगे और चैरिटी करेंगे। तो वो मॉडल बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे पहले आपको खुद ही चलानी पड़ती है। जब तक आप 3 या 5 साल की वर्किंग आपके पीछे नहीं होती, जब तक गवर्नमेंट किसी को कोई ग्रांट नहीं देती। हाँ, जब आप एस्टेब्लिश हो जाएं तो ये भी एक तरीका है कि आप गवर्नमेंट से भी फंड ले सकते हैं। इसके अलावा आप विदेशों से भी ले सकते हैं चंदा। जी। उसको लेने से पहले, एक भी रुपया लेने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका FCRA का रजिस्ट्रेशन जरूर हो, नहीं तो वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उसकी पनिशमेंट बहुत ही सीवियर है। तो एक तरीका हो गया फॉरेन फंडिंग, गवर्नमेंट फंडिंग और अपने इनोवेटिव आइडिया से फंडिंग और खुद की फंडिंग और अपने रिलेटिव और दोस्तों की फंडिंग। ये मेरे हिसाब से टोटल फंडिंग के ऑप्शन बनते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी बात आ जाती है वो यही आती है कि जो फंड रेज हुआ है उसे यूटिलाइज सही तरीके से करना। बिल्कुल। इसमें 2 बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। यदि आपको डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली है तो आपको उसी पर्पस में खर्च करनी है। यदि आपको जनरल डोनेशन मिली है तो उसको आप अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो भी आपके हैं उसके लिए खर्च कर सकते हैं। आपको ये हर हिसाब से ध्यान रखना है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट किसी भी कंडीशन में यदि वो 20, 25, 30 से ऊपर हो जाती है तो उसे आगे से गवर्नमेंट की फंडिंग मिलनी बंद हो सकती है। सरकार हमें अपने हाथों की तरह इस्तेमाल करती है। नहीं, कि हम समाज में हाथ ज्यादा हैं। हाँ, बिल्कुल है ही। एक्चुअली मैं जैसा आपको सरकार हर जगह आके काम नहीं कर सकती। वो एक्चुअली नॉन गवर्नमेंटल इसीलिए बोलते हैं कि आप गवर्नमेंट के फंक्शन कर रहे हैं। जी। इसीलिए कहा जाता है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आती है एनजीओस को। आपको दिखाना चाहेंगे प्लीज आप लोग। एनजीओ बनाने के बाद से हम लोगों से थोड़े थोड़े करके डोनेशन लेते हैं। लोग अपने आप देते भी हैं कि आप इस काम के लिए हम आपको इतने पैसे एनजीओ के नाम पे हम इतने पैसे दे रहे हैं। वो एनजीओ करती है कि वो 100% पैसे
उस वर्क में उस काम के लिए वो खर्च करती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से थोड़ी बहुत एनजीओ के प्रति थोड़ी सी दिक्कत आती है। यदि वो दिक्कतें दूर हो जाए तो एनजीओ बहुत ही प्रॉपर ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से लोगों के लिए काम कर रही है और करेगी। कौन सी दिक्कत की बात हो रही है? ये दो तरह की दिक्कत की बात मेरे को लगता है नंद किशोर जी कर रहे हैं जी। कि एक तो जब रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तब थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ये देखती है कि आपने जिस पर्पस के लिए एनजीओ बनाई है वो आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पहले आसान होता था कि आपने बनाई, आपने बताया मेरा ऑब्जेक्ट ये है और रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब गवर्नमेंट कहती है कि आपका ऑब्जेक्ट है ठीक है, लेकिन आप पहले काम करो। जब आप थोड़ा काम कर लोगे, मेरे पास आओ अपना काम लेके, फिर हम आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो वो काम की डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखानी पड़ती है। दूसरी, आजकल जब असेसमेंट आती है, 2009 में कुछ इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट आई थी जिसमें चैरिटी की डेफिनेशन को चेंज किया था। ओके। हाँ, एक सेक्शन है, सेक्शन 215, जिसमें चैरिटी को डिफाइन किया गया है कि किसे चैरिटी मानेंगे। तो उसी में है कि कुछ तो हैं जो बिल्कुल क्लियर है, जैसे आप एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, आप हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं और आप फूड दे रहे हैं बच्चों को या किसी को भी अंडर पब्लिक को, तो ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो जनरल पब्लिक यूटिलिटी का है, मतलब वो पब्लिक के लिए काम का है, जनरल पब्लिक यूटिलिटी बोलते हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तो आपको फिर वो छूट नहीं मिलती, इनकम टैक्स की जो सारी छूटें मिलती हैं। फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद देंगे जवाब उन सवालों के जो आपने ऑलरेडी हम तक पहुंचाए हुए हैं। स्टे ट्यून्ड। भारत का विकास लाखों एमएसएमईज की कामयाब कहानियों से जुड़ा है, क्योंकि हर एमएसएमई के पास होता है बिजनेस करने का इनोवेटिव आइडिया। और अगर आप भी कर रहे हैं अपने बिजनेस में कुछ अलग या नया, तो आइए और बनिए हमारे मेहमान ओनली ऑन Big Business Ideas. Write us on info@bigbusinessideas.in। और अब समय है आपके सवालों के जवाब देने का। तो सर, बहुत सारे सवाल हमारे पास आए हैं, रैंडमली हमने सवाल सिलेक्ट किए हैं, वो आपके पास पहुंचा रहे हैं। पहला सवाल हमारे पास है देवराज जी का, और इन्होंने सवाल भेजा है इम्फाल मणिपुर से। ये कहते हैं कि आप एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हैं, लेकिन इनकी माली हालत ठीक नहीं है। ये एक बड़े इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, उसके लिए इन्हें सरकार से क्या मदद मिल सकती है? सरकार की स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उसके तहत आप लोन ले सकते हैं और उसमें सब्सिडी भी मिलती है कुछ अमाउंट की, और आप आगे अपना व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं जी। और क्योंकि ये मणिपुर से, नॉर्थ ईस्ट एरिया से, तो मुझे लगता है सब्सिडी ज्यादा होगी कि परसेंटेज ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा होगी। तो जैसे नॉर्मल 25 मिलती है तो इनको 35% सब्सिडी मिलती है उसमें। जोधपुर राजस्थान से विजेश कुमार जी हैं, और आप 10 लाख तक का कोई फैक्ट्री बिजनेस करना चाहते हैं, और आप लिखते हैं कि ये वो बिजनेस करना चाहते हैं जो पॉपुलर हो। बिजनेस कोई भी अच्छा है, बुरा नहीं होता जी। बिजनेस में होता है कि आपको कौन सा बिजनेस आप कर सकते हैं ज्यादा अच्छा, किस बिजनेस में आपका इंटरेस्ट है। हाँ, 10 लाख का लोन के लिए बहुत सारी मुद्रा योजना, 10 लाख तक का लोन चाहिए तो, और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, दोनों, उसमें 25 लाख तक मिलेगा, इसमें 10 तक मिलेगा। अब हम ले रहे हैं वो सवाल जो ऑडियो के माध्यम से हम तक आए हैं, प्लीज। मेरा नाम कविता है, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मुझे ये मेरा एक एनजीओ है, ट्रस्ट है, और मुझे अभी एफआरए का रजिस्ट्रेशन मेरा था, बहुत सालों से था मेरे ट्रस्ट का, लेकिन अभी मुझे उसे रिन्यू कराना है और सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, तो अभी मैं लिए कैसे कराऊं? मुझे प्रोसेस बता देंगे प्लीज? कविता जी ने बड़े इंपॉर्टेंट समय पे क्वेश्चन पूछा है। देखिए, इनका रजिस्ट्रेशन पुराना है। हमारा एफसीआरए एक्ट था 1976 का, जिसमें पहले रजिस्ट्रेशन होते थे, फिर 2010 में बदल गया जी। तो जिनके 2010 से पहले के रजिस्ट्रेशन थे वो लाइफ टाइम के लिए मिलता था, लेकिन जब नया एक्ट आया तो सरकार ने कट ऑफ डेट कर दी कि उसमें सबको रिन्यू कराना है। वो डेट निकल चुकी है, सरकार ने उसे एक्सटेंड करके 15 मार्च तक किया हुआ है। तो अभी 15 मार्च तक ये ऑनलाइन जाके अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो इनका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब लाइफ टाइम नहीं मिलता, अब 5 साल के लिए मिलता है, और 5 साल खत्म होने से 6 महीने पहले आपको रिन्यू के लिए अप्लाई करना पड़ता है। आपने करवा लिया रिन्यू? मैं क्यों में हूँ। आप क्यों में? चलिए, उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी करवाएंगे। अगला सवाल हमारे पास है। मुझे अपना एक
मैं बिजनेस पहले ही ऑलरेडी एक नौकरी छोड़ 20 साल की नौकरी के बाद एक बिजनेस शुरू किया है। अब मुझे बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए फंड्स की जरूरत है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे आप थोड़ा सा इसमें आइडिया दीजिए। इनके लिए दो बड़ी स्कीम हैं जी। एक हमारा नेशनल लेवल पे अपेक्स कॉरपोरेशन है, जिसे हम बोलते हैं नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जी। उसकी चैनलाइजिंग एजेंसी हर स्टेट में है। जैसा आपने बताया कि आप हिमाचल प्रदेश से हैं, तो हिमाचल प्रदेश में उस एजेंसी का नाम है हिमाचल प्रदेश SC/ST फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि हैंडीकैप के लिए भी काम करती है। तो उनको उसमें योजना, उनकी बहुत सारी योजनाएं हैं, इनको देखना पड़ेगा अपने व्यवसाय के हिसाब से कौन सी योजना इनको ज्यादा फिट बैठती है, उसमें लोन ले सकते हैं ये। जी। अदरवाइज आल्सो हर नेशनलाइज्ड बैंक की अलग अलग स्कीमें हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए जो इनकी मदद करना चाहते हैं ये अपने पैरों पर खड़े हों। तो इन दोनों से इसका आप ये लाभ उठा सकते हैं। सर, हम आपसे चाहेंगे कि आज फिर हमारे जो उद्यमी हैं उनके लिए आपका बिजनेस मंत्र हो जाए, देन वी विल एंटर इनटू द रैपिड फायर सेगमेंट। मैं आज कहना चाहूंगा, जितना कठिन परिश्रम उतनी शानदार जीत। आदमी को कभी भी कठिन परिश्रम से नहीं घबराना चाहिए। जितना कठिन परिश्रम करोगे, जीत उतनी ही शानदार होने वाली। और अब मनीषा जी, मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं जिनके आपको बहुत जल्दी जवाब देने हैं, सोचने का टाइम नहीं मिलेगा आपको। जब लोग आपके पास मदद के लिए आते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनकी मदद करेंगे, ऐसे समय में अगर आपके पास दो रास्ते हैं, एक आपकी पारिवारिक व्यस्तता भी है और दूसरा आपको उन्हें मदद भी करनी है, तो आप किन को प्रेफरेंस देंगी? अपनी पारिवारिक व्यवस्था को मैं साइड में रख के पहले उनकी मदद करूँगी। जब कोई आपको मदद करने के लिए आगे आते हैं, जब कोई कॉर्पोरेट्स आपके पास आते हैं या कोई इंडिविजुअल आते हैं डोनेशन देने के लिए, तो आप उनकी मदद को किस तरह से स्वीकार करती हैं? वो आपको एक चेक दे दें या फिर वो खुद आकर वॉलंटियर करके आपको उसमें मदद भी करें काम में? मेरे हिसाब से दोनों। दोनों श्रमदान भी चाहिए और फाइनेंस भी चाहिए होता है, फंड भी चाहिए। और परिवार तो बड़ा 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 ही अच्छा लगता है ना। तो अभिनंदन का परिवार जितने लोग जुड़ेंगे उतना बड़ा होता जाएगा। मुझे ये बताइए, जब लोग अभिनंदन के पास आते हैं, मदद करते हैं, आप कैसे अभिनंदन करते हैं उनका? दोनों हाथ खोल के, गले लगा के। तो मुझे लगता है कि आपको हमें गले लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास आपके लिए खूबसूरत सा तोहफा है। This is beautiful. This is from Big Business Ideas to you. Thank you so much. दोस्तों, ये सच है कि जिंदगी में खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, क्योंकि खुशियाँ उस चंदन के जैसी हैं जिसका तिलक जब आप सामने वाले के माथे पर लगाते हो तो आपकी उंगलियां भी महक उठती हैं। ऑन दैट नोट, शिल्पा भावना वुड लाइक टू टेक योर लीव। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात ऑन योर वेरी फेवरेट शो बिग बिजनेस आइडियाज, पावर्ड बाय टैप फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।